इस घटना की बुनियाद कब रखी जा चुकी थी, यदि यह जानना हो तो आप हमारा 22 फरवरी का एक सेशन है जिसमें मैंने आपको यह कहा था आखिर टूट गई यूएसए और रशिया के बीच की वो आखिरी संधि जिसके चलते दुनिया पर बढ़ गया है परमाणु हमले का खतरा। याद करिए, यह खबर थी जो हमने आपसे 1 महीने पहले डिस्कस की थी, जिसमें मैंने यह कहा था कि संभव है कि आने वाले 1 साल के आने वाले समय के अंदर परमाणु युद्ध का खतरा और बढ़ेगा। अगर आपको जानकारी चाहिए तो जाकर के एक बार हमारा ये वाला सेशन देख लीजिए, जिसमें मैंने कहा था कि पुतिन ने अपने आप को हाल ही में न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल पैक्ट जो उसका यूएस के साथ हो रखा था उससे बाहर निकाल लिया है, जिसके चलते दुनिया में परमाणु हमले का खतरा बढ़ेगा। और अगर याद है तो आज आप यहां पर यह खबर देख सकते हैं। खबर है, पुतिन ने कहा कि रशिया विल डिप्लॉय न्यूक्लियर वेपन इन बेलारूस। पुतिन रशिया टू स्टेशन न्यूक्लियर वेपन इन बेलारूस। यह खबर आप देख रहे हैं 26 मार्च के दिन मार्केट में पूरी तरह यह खबर छाई हुई है। चाहे आप अल जजीरा देख लें, CNN देख लें, चाहे आप फिर BBC या कोई सा भी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स उठाकर देख लें, एक ही खबर कि पुतिन ने प्लान कर लिया है अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को बेलारूस में तैनात करने का। सारी की सारी घटनाक्रम जोड़ लिया आपने, लिंक रिलेट कर लिए, कहां से यह घटना की बुनियाद रखना शुरू हुई थी। ये मॉस्को टाइम्स की खबर भी देख लीजिए। पुतिन सेज विल डिप्लॉय टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इन बेलारूस। आप यहां पर देख सकते हैं, मॉस्को टाइम की खबर है। उन्होंने कहा कि वो न्यूक्लियर वेपन बेलारूस के अंदर डालेंगे। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज सेड मॉस्को स्ट्रक ए डील विद नेबरिंग बेलारूस टू स्टेशन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ऑन इट्स टेरिटरी। ये खबर आप लोग सब तरह से न्यूज के अंदर आती हुई देख सकते हैं। अब जिस बेलारूस की इतनी चर्चा हो रही है उसे एक बार के लिए देख लेते हैं। देखो, ये आपको रूस दिखाई दे रहा, इसके पश्चिम की तरफ जब आप चलते हैं तो यहां आपको बेलारूस दिखाई देता है। यूक्रेन के बिल्कुल उत्तर की तरफ स्थित है ये। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपको मैपिंग नहीं आती है तो ये आप लोगों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। केवल ज्योग्राफी नहीं, दुनिया का कोई भी व्यवहार समझना। उदाहरण के लिए आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं ना क्वेश्चंस में कि भाई किस प्रकार से हाल ही में राजस्थान के अंदर बारिश आई या हरियाणा उत्तर प्रदेश के अंदर ओले गिरे, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि बेमौसम बारिश का आना। ज्योग्राफी है उसके पीछे। यूक्रेन की स्थिति को समझना है, ज्योग्राफी है इसके पीछे। क्या यूक्रेन के उत्तर में बेलारूस है, यहीं पर क्यों टैक्टिकल वेपन तैनात करना चाहते हैं? ये कारण है इसके पड़ोस में यूरोप के सारे वो देश स्थित हैं जो कि यूक्रेन समर्थक हैं। ऐसी स्थिति में रशिया अपने सिर पर तो कोई भी मतलब वो दाग धारण नहीं करना चाहता, लेकिन बेलारूस के सिर पर धरना चाहता है, क्योंकि बेलारूस तो पहले ही नॉटी बॉय है, पहले ही इसका नाम लुक्का है, पहले ही लोग इसको ये मानते हैं कि यार ये किसी भी प्रकार से काम का नहीं है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी कोई पहचान नहीं है। तो इस तरह से रूस इसको तैयार कर रहा है इनको काउंटर करने के लिए। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? पुतिन ने कहा है कि वी एग्री टू डू द सेम। हमने बेलारूस के लीडर अलेक्जेंडर लुकाशेंको से कहा था और हम अपनी चीज पर कायम हैं और हम उनके यहां पर वेपन तैनात करने जा रहे हैं। इसकी हिंट मिलना शुरू हुई थी। देखिए, सारी घटनाएं है ना एक दिन में नहीं होती हैं। कहानियों की शुरुआत बहुत लंबे समय से हो रही होती है। मैं आपको याद दिलाऊं, देखो मैंने महीने भर पहले बताया था कि अमेरिका से रूस ने अपना वो एग्रीमेंट तोड़ दिया था। अब आप इधर देखिए, सितंबर 21, 2022 की खबर देखिए। इस दिन भी हमने ये कहा था, पुतिन ने कहा था दिस इज नॉट ए ब्लफ। पुतिन ने क्या कहा था कि यदि ऐसा हुआ तो न्यूक्लियर थ्रेट वेस्ट को मिलती रहेगी। इन्होंने ये तो कह दिया था मैं यूज नहीं करूंगा, लेकिन कोई और यूज नहीं करेगा ये तो नहीं कहा था ना, और कोई और यूज नहीं करेगा वो आपके सामने है। अब यदि इसी दुनिया के बढ़ते हुए क्रम में आपको यह एनालाइज करना हो कि दुनिया के कितने देश एक साथ आकर के रूस के विरोध में काम कर रहे हैं या रूस के समर्थन में कौन कौन काम कर रहा है, तो यह भी तो अपने आप में एक डेटा ही है। और साथियों, आज के समय में जो भी जानकारी मैं आपको देता हूं, असल मायने में वो भी इधर उधर से एकत्रित किया हुआ डेटा ही होता है। ऐसी स्थिति में आप सबको आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो है क्या है डेटा एनालिसिस और क्यों जरूरी है डेटा एनालिसिस। इसी क्रम में आज का रेफरेंस है कोडिंग इन्वेडर के क्रम में। साथियों, डेटा एनालिस्ट का प्रोफेशन। जी हां साथियों, आज के समय में चाहे क्रिकेट हो, चाहे मानसून हो, चाहे खबरें हो, चाहे राजनीति हो, सब सेक्टर्स में कहीं ना कहीं डेटा का ही खेल चल रहा है। और इसी वजह से शायद शब्द डेटा गिरी बना था और इस डेटा को एनालाइज करने वाले लोग कहलाते हैं
हैं डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट बनने के लिए करना क्या होता है? आपको कुछ कोडिंग सीखनी होती है। सिखाने के लिए कौन है? तो जवाब है कोडिंग इनोवेटर। जी हां साथियों, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो न केवल आपको कोडिंग सिखाता है, चाहे आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं या ना हैं, आप इस काम को सीख सकते हैं। और तो और इस काम को सीखने के बाद जो पर्क्स एंड पैकेजेस मिलते हैं, उनमें अधिकतम 36 लाख रुपए तक का प्लेसमेंट इस कंपनी द्वारा हुआ है, ऐसा इनका कहना है। साथियों, इस कोर्स में आपको हाई पेइंग जॉब जो है वो आईटी सेक्टर में मिलती है। इस कोर्स को करने के बाद आपको चाहे नॉलेज टेक्नोलॉजी में या कोडिंग में हो ना हो, लेकिन आप इससे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आप नॉन आईटी से आईटी सेक्टर में स्विच करके पहुंच सकते हैं। इंडिया के ट्रस्टेड ब्रांड्स में से ये एक है जहां पर 93% तक का प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। 300 से ज्यादा हायरिंग पार्टनर्स हैं। 100% से ज्यादा सेफ और सिक्योर इसे कहते हैं कि ये साहब चाहे कुछ भी हो जाए, आपके साथ में यहां पर कुछ चीट नहीं होगा, ऐसा इनका क्लेम होता है। क्योंकि यहां पर इंडस्ट्री के टॉप जो टेक्नोक्रेट्स हैं वो आपको सारी गाइडेंस उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि ये गाइडेंस में आपको 30 से ज्यादा प्रोजेक्ट और बिजनेस के केसेस स्टडी कराते हैं, 1500 से ज्यादा असाइनमेंट्स आपको सॉल्व करवाते हैं और 2 लाइव सेशंस पर डे आपको करवाए जाते हैं। और यदि आप इतना सब कुछ कर जाते हैं तो ये आपको देते हैं 100% जॉब गारंटी। यदि आपने ये सारी चीजें कंप्लीट कर ली कोडिंग इनोवेटर के साथ रहते हुए, तो माना जाता है कि आपको जॉब गारंटी पॉलिसी भी मिलती है, क्योंकि ऑलरेडी 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स इस कोर्स में एनरोल्ड है। 93% जिनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड रेट रहा है। 7.5 लाख पर एनम का एवरेज सैलरी पैकेज यहां से आपको मिल रहा है। और यदि आप चाहते हैं तो इसे जरूर जाकर आज ही ज्वाइन करें। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। कोडिंग इनोवेटर पर जाकर आप अपने लिए इनकी तरह प्लेसमेंट सिक्योर कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि यदि कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर आप जाकर रजिस्टर करते हैं और AII27 कोड लगाते हैं, तो आपको मिलता है 27% का डिस्काउंट कोर्स के अंदर एनरोल करने पर। आप जाइए, कोड लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, अपने आप को अभी जाकर एनरोल कर लीजिए और यहीं से अपनी यात्रा जॉब के लिए शुरू कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, बेलारूस पहले यूएसएसआर का ही हिस्सा हुआ करता था। बेलारूस उन देशों में शामिल था। जब यूएसएसआर हुआ करता था तब इन क्षेत्रों में पहले से भी न्यूक्लियर वेपन हुआ करते थे। इवन यूएसएसआर जब 15 देशों का समूह हुआ करता था, 15 देश तो 1991 के बाद बने। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यूएसएसआर के समय बेलारूस, कजाकिस्तान, यूक्रेन और रशिया, इन 4 ही क्षेत्रों में, उस समय भी ये क्षेत्र हुआ करते थे, इन्हीं 4 क्षेत्रों में यूएसएसआर अपने न्यूक्लियर वेपन रखा करता था। लेकिन जब यूएसएसआर का विघटन हुआ और 15 देश बने, तो बाकी सबने अपने न्यूक्लियर वेपन रूस को दे दिए। किस किसने? यूक्रेन ने, कजाकिस्तान ने और ये बेलारूस ने, और कहा कि आप हमारे न्यूक्लियर वेपन खुद ही रख लो, हमें न्यूक्लियर वेपन की जरूरत नहीं है, जरूरत पड़े तो आप ही हमारे काम आ जाना। ऐसी स्थिति में रूस ने उस समय जो न्यूक्लियर वेपन इन सबसे इकट्ठे किए थे, यही कारण है कि जब यूएसएसआर विघटित हो गया तो उसका आज तक, चाहे वो वीटो पावर हो, चाहे वो न्यूक्लियर वेपन की स्थिति हो, चाहे फिर उसका स्पेस में वर्चस्व हो, ये सारी क्रेडिट रूस ही लेकर आगे तक बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में 1996 तक सारे न्यूक्लियर वेपन इन 4 देशों से निकाल करके रूस को दे दिए गए थे और तब से ये बिना वेपन के घूम रहे हैं। कौन? बेलारूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान। ये देश तो बन गए लेकिन न्यूक्लियर वेपन नहीं है। अब इसी बेलारूस को वापस से ये पूरी तरह से एनेबल्ड कर रहा है कि आप हमसे न्यूक्लियर वेपन ले लो। इधर देखो, गोइंग न्यूक्लियर, यूरोप लास्ट डिक्टेटर लुकाशेंको डिमांड्स रशिया गिव हिम न्यूक्स एज वॉरफेयर रेज एंड माइग्रेट क्राइसिस। यह खबर 2021 की है, जिस समय लुकाशेंको ने सबसे पहले रूस से न्यूक्लियर वेपन मांगे थे, कहते हुए कि यदि आप मुझे न्यूक्लियर वेपन दे देंगे तो मैं आसपास के सभी क्षेत्रों में अपना वर्चस्व बनाकर रखूंगा। और ऐसी स्थिति में जो ये बिग अनाउंसमेंट निकल कर आ रहा है 26 मार्च का, जिसमें ये कह रहे हैं कि ये अपनी इस्कंदर कॉम्प्लेक्स, इस्कंदर इनका एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रकार से मिसाइल है, असल में डिफेंस सिस्टम नहीं है, मिसाइल है, जिसको ये तैनात करेंगे। कहां तैनात करेंगे? बेलारूस में तैनात करेंगे। और संभव है कि उससे निकलने वाला न्यूक्लियर बॉम्ब पूरी तरह से बेलारूस के इर्द गिर्द के क्षेत्रों को पूरी तरह सुरक्षित कर देगा और न्यूक्लियर एनेबल्ड कर देगा। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा। अब सवाल बनता है, सर ये तो बात बिल्कुल गलत है,
क्यों गलत है? पुतिन जो कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। ये तो ये हो गया सर दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना। मैंने कहा हां, सोच तो तुम सही रहे हो, लेकिन सर पुतिन ने खुद को कैसे कन्विंस किया इस काम को करने के लिए? और हम और आप जैसे लोग भी तो हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप को ये मानते हैं कि रूस के साथ भी ये लोग ज्यादती कर रहे हैं। हमने कहा हां ठीक बात है। तो ऐसी स्थिति में इस बात से हम लोग कैसे कन्विंस हों कि जो पुतिन करने जा रहे हैं वो ठीक है या फिर ये आधा ठीक है आधा गलत है? कैसे माने इस बात को? दुनिया में तो न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ रहा है। हमने कहा चलिए अब आपको दूसरा आर्गुमेंट देते हैं। जैसे पुतिन ने दुनिया को कन्विंस किया, अब आप वो भी जान लीजिए। देखिए क्या है, आपको आज ये पता चल रहा है कि रूस बेलारूस में अपने न्यूक्लियर वेपन स्थापित करने जा रहा है, ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया को 2019 में यह पहली बार पता चला था कि अमेरिका ने यूरोप में 100 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन स्थापित किए हुए हैं। दोबारा सुन लीजिएगा क्या बोल रहा हूं। दुनिया को 2019 में पहली बार यह पता चला था कि अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स को पूरे यूरोप में लगभग 100 से ज्यादा जगह एनेबल्ड किया हुआ है। अमेरिका नाटो के नाम से दुनिया के सामने खुद एक संयुक्त देश के रूप में निकल कर आता है और वो दुनिया को दिखाता यह है कि नाटो की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है। अरे नाटो का अस्तित्व खत्म हो जाना चाहिए था जब 1991 में शीत युद्ध खत्म हो गया। जिस समय नाटो की क्यों स्थापना हुई थी? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर यह निर्धारित किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में कोल्ड वॉर एरा जब शुरू हुआ कि अमेरिका बड़ा या यूएसएसआर, तो अमेरिकी समर्थक देश जो थे उन्हें डर था कि कहीं यूएसएसआर उन पर हमला ना कर दे। तो इसी भय का फायदा उठाकर अमेरिका ने अपने समर्थन में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन करके कुछ देशों का समूह बनाया। वो देश आज भी ये मानते हैं कि अमेरिका उनकी हिफाजत करने आएगा और अमेरिका ने उसी हिफाजत के नाम पर यूरोप में न्यूक्लियर वेपन जो है वो स्थापित कर दिए। तो जो काम आज अमेरिका बेलारूस में करने जा रहा है ये कुछ और नहीं, 2019 में यूरोप में जो पेपर लीक हुआ, क्या पेपर? कि अमेरिका ने यूरोप में न्यूक्लियर वेपन लगा रखे हैं, उसकी प्रतिक्रिया है। साथियों, जो रूस लगाने जा रहा है उसका नाम है इस्कंदर मिसाइल सिस्टम, जो कि 400 से 500 किलोमीटर रेंज तक ले जा सकती है न्यूक्लियर वेपन, जो बेलारूस में लगाएगा। लेकिन ये पूरी घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्योंकि इन घटनाओं के पीछे अमेरिका और उसके समर्थक देशों का भी बहुत बड़ा रोल है। कैसे? आपको याद होगा इन दिनों यूक्रेन यूरोपियन देशों पर, नाटो मेंबर्स पर, यूरोपियन यूनियंस पर एक दबाव क्रिएट कर रहा है कि आप मुझे फाइटर जेट दो ताकि मैं उन क्षेत्रों में जहां पर रशिया ने कब्जा कर लिया है उन्हें छुड़ा सकूं। ऐसी स्थिति में यूक्रेन जिस तरह के वेपन सिस्टम मांग रहा है, पुतिन भी अब उस वार स्ट्रेटेजी में आ चुके हैं कि बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन लगा रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, रिसेंटली 20 मार्च 2023 को यूरोप के 23 देशों ने मिलकर यह निर्णय किया है कि वो संयुक्त रूप से मिलकर वेपन बनाएंगे और वेपन बनाकर के यूक्रेन को देंगे। इधर देख लीजिए, कोलैबोरेटिव प्रोक्योरमेंट ऑफ एम्यूनेशन 20 मार्च 2023, यूरोपियन डिफेंस एजेंसी EDA ब्रिंग टुगेदर 23 कंट्रीज फॉर कॉमन प्रोक्योरमेंट ऑफ एम्यूनेशन। यानी कि ये लोग सब तरह से प्रोक्योर करेंगे, एक तरह से समझिए इकट्ठा करेंगे, खरीदेंगे, और किसके लिए? तो यूक्रेन के लिए। और ये देखिए वो लोकेशन है जहां जहां पर अमेरिका के बेसिस स्थित हैं। 2019 का यह खबर है जिस समय यूरोप के अंदर वो बेसिस बाहर निकलकर आए जहां यूएस ने अपनी B61 नामक न्यूक्लियर ग्रेविटी बॉम्ब जो है वो स्टोर की हुई हैं। चाहे नीदरलैंड हो, बेल्जियम हो, जर्मनी हो, इटली हो या टर्की हो, यहां लगभग यूएस के B61 जो न्यूक्लियर वेपन सिस्टम है वो लगभग 100 से ज्यादा जगहों पर लगे हुए हैं। इस यूरोप में ऑलरेडी अमेरिका ने यह काम कर रखा है। आपके दिमाग में बड़ा प्रश्न उठेगा, सर ये लोग तो वो हैं जिन्होंने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी NPT पर हस्ताक्षर कर रखे हैं, जिनका उद्देश्य यह है कि हम न्यूक्लियर वेपन किसी को नहीं देंगे। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन इतने सारे देशों को क्यों दे दिए? जवाब बड़ा बनता है कि अमेरिका ने यह जो भी कार्य किया वही वाली बात है, आप करें तो सही और हम करें तो गलत। यह वो वाली स्थिति है। अमेरिका ने ऑलरेडी यूरोप में जो आज रूस बेलारूस के साथ करने जा रहा है उसको आप गलत कैसे कह सकते हैं जब यूरोप के अंदर ऑलरेडी अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर वेपन सिस्टम्स को स्टेबलाइज किया हुआ है? बड़ा प्रश्न यह है। अब आप में से
कुछ लोगों के अंदर यह आर्ग्यूमेंट जरूर हो सकता है, क्या कि बेलारूस का लुकाशेंको जो है वो एक डिक्टेटर है और यूरोप के जितने भी देश हैं वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक हैं। हां, लोकतंत्र वर्सेस आप डिक्टेटरशिप में कंपैरिजन करके यह जरूर कह सकते हैं कि शासन व्यवस्था में लोकतांत्रिक मूल्य ज्यादा प्रभावी होते हैं क्योंकि जनता निर्णय करती है कि उन्हें क्या करना है। लेकिन डिक्टेटरशिप के अंदर, यानी एक ऐसी स्थिति में जहां एक ही व्यक्ति का साम्राज्य लंबे समय से चल रहा हो, यह कहना मुश्किल होता है। लेकिन यह जो डिक्टेटरशिप की परिभाषा है यह भी यूरोप की ही गिवन है। असल में लुकाशेंको तो खुद अपने आप को बार बार यही दिखाता है कि मैं तो 90% से ज्यादा मतलब मतों के समर्थन से जीत कर आता हूं, जनता मुझे पसंद करती है। अब अपने अपने तरीके से लोग अपने लोकतंत्र की हिफाजत कर रहे हैं। यह समझने और समझाने वाली बात है कि कौन सा लोकतंत्र सही और कौन सा लोकतंत्र गलत। जबकि जिन देशों में लोकतंत्र है उनमें भी कमियां हैं, यह नहीं कहा जा सकता, और जिनके यहां डिक्टेटरशिप चल रही है वो भी अपने आप को लोकतांत्रिक बताते हैं, यह उनका अपना राग है। दुनिया मतों में जो सही सिद्ध हो जाए वही मानती है। आगे बढ़ते हैं साहब। इस प्रकार से जो यह प्रक्रिया मैंने अभी हाल आपको बताई कि बेलारूस के अंदर न्यूक्लियर वेपन स्टेबल करने की बात चल रही है, उसके पीछे का बहुत बड़ा जो कारण है वो मैंने आपको दिखाया। क्या दिखाया कि ईडीए जो है वो एक दूसरे के साथ 23 देशों को लेकर आ रहा है कि अमेरिका के द्वारा कितने क्षेत्रों में न्यूक्लियर बॉम्ब लगाए हुए हैं, यह हमने बता दिया। इसके अलावा अब मैंने आपको क्या बताया कि पोलैंड भी अमेरिका से इन दिनों मांग रहा था। क्या मांग रहा था कि साहब मुझे भी न्यूक्लियर वेपन दो। अब देखो पोलैंड की स्थिति मैं बताता हूं, यह बेलारूस रहा, यह पोलैंड रहा। पोलैंड जो है वो यूक्रेन के बॉर्डर पर स्थित है। आजकल जितने भी विदेशी मतलब राजनयिक जाकर के यूक्रेन में बैठ रहे हैं या मुलाकात करने कीव जा रहे हैं, वो पोलैंड के रास्ते ही होकर जा रहे हैं। पोलैंड भी इन दिनों न्यूक्लियर वेपन मांग रहा है। ऐसी स्थिति में रूस का कहना है कि बेलारूस को अगर हमने ये दे दिया तो हम पोलैंड को कंट्रोल कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न यहां पर खड़ा होता है दुनिया के लिए कि जितने भी देश हैं इस समय दुनिया के अंदर जो ये ढिंडोरा पीटा करते थे, हम न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन को बढ़ावा देते हैं, वो देते हुए लग नहीं रहे हैं कहीं भी। अमेरिका ने जिस तरह से यूरोप के इतने सारे देशों में अपने न्यूक्लियर बेस बना रखे हैं, ऐसे ही अब रशिया द्वारा यह काम किया जा रहा है। तो असल में एनपीटी का औचित्य क्या रह गया? ठीक है, यह एक बड़ा सवाल है जो आपके सामने आता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, पहले तक दुनिया के देशों को यह पता ही नहीं था कि अमेरिका ने कहां पर अपने न्यूक्लियर वेपन लगा रखे हैं। हुआ क्या, 2019 के अंदर नाटो देशों की मीटिंग चल रही थी, वहां से अचानक एक डॉक्यूमेंट वायरल हो गया। कैसे डॉक्यूमेंट? एक डिलीटेड डॉक्यूमेंट था जो कि सामने आ गया, पोस्ट के रूप में सामने आ गया। सीक्रेट लोकेशंस ऑफ यूएस न्यूक्लियर वेपन इन यूरोप एक्सीडेंटली इंक्लूडेड इन रिपोर्ट फ्रॉम नाटो पार्लियामेंट। नाटो की पार्लियामेंट से 2019 को वाशिंगटन पोस्ट की खबर है, सीक्रेट लोकेशंस ऑफ यूएस न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो दुनिया के सामने आ गई उस मीटिंग में से। उसके बाद 2019 में यह बात सबको पता चल गई कि यूएस ने अपने न्यूक्लियर लोकेशंस कहां पर हैं और यूएस न्यूक लोकेशंस एक्सीडेंटली एक्सपोज्ड इन नाटो एफिलिएटेड रिपोर्ट। नाटो की एक रिपोर्ट थी 2019 में, उस 2019 की रिपोर्ट में यह जानकारी बाहर आ गई थी दुनिया के सामने। क्या निकल कर आया कि अमेरिका ने B61 नामक जो अपने न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो सब लगभग 100 लोकेशंस ऐसी हैं जहां पर स्टेबलाइज किए हुए हैं। और वो B61 कितने घातक हैं कि अगर आपने कहीं डाल भी दिया तो वो 50 फीट की ऊंचाई से घेरे जा सकते हैं, 31 सेकंड बाद फटते हैं, ताकि जो मारकर गया है ना, जो फेंक कर गया है, वो रेडिएशन की लपट में ना आए। बड़े इंटेलिजेंट प्रकार का वेपन सिस्टम है। तो एक प्रकार से ये जो न्यूक्लियर शेयरिंग का दौर चल रहा है जो कि अमेरिका के द्वारा अपने सहयोगियों के लिए किया गया है, इसी की प्रतिक्रिया रूस दे रहा है, ऐसा रूस का कहना है। ठीक है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि अमेरिका निरंतर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को यूरोपियन देशों में तो बढ़ाता जा रहा है और हर बार एक ही आड़ ले रहा है, और वो आड़ क्या है कि साहब मैं कैसे भी करके अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा हूं। अमेरिका जो कर रहा है वो सब सही है, रूस प्रतिक्रिया में कर रहा है, ऐसा प्रतिक्रिया का मतलब रूस का मानना है। ठीक है ना। अच्छा, लुकाशेंको ने बेलारूस, जो कि लुकाशेंको बेलारूस वाले हैं, उन्होंने साफ साफ ये पहले भी कह दिया था यदि युद्ध होता है और किसी ने कुछ भी आक्रमण करने जैसी प्रतिक्रिया दिखाई तो बेलारूस रूस के साथ ज्वाइन हो जाएगा युद्ध के अंदर।
आपको याद जानकारी हो कि बेलारूस के जो लुकाशेंको हैं उसे ना तो अमेरिका रिकॉग्नाइज करता है ना ईयू रिकॉग्नाइज करता है। वो ये मानते हैं कि ये एक प्रकार के डिक्टेटर हैं जो रूस की मदद से बेलारूस के अंदर शासन कर रहे हैं। कुल जमा कंक्लूजन इतना सा निकलता है कि जहां अमेरिका निरंतर यह दिखाने का प्रयास कर रहा है कि वो यूक्रेन की हिफाजत तो कर रहा है इसलिए क्योंकि वो लोकतंत्र बचाना चाहता है, वो डेमोक्रेसी बचाना चाहता है, और जो दुनिया के सामने रूस को रिप्रेजेंट कर रहा है वो ऐसे कि रूस के अंदर जो हो रही है वो डिक्टेटरशिप है। ये जो दिखाने का उसका तरीका है उसमें वो दुनिया की भेजी बांधता है। रूस अपनी तरफ से अब उन सब चीजों का प्रतिकार कर रहा है और दुनिया में लॉबिंग को मतलब बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, आपकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है इस बात पर हमें जरूर बताइएगा। एनपीटी के बारे में मैंने यहां पर डिटेल में जानकारी आप लोगों को दे दी है। ठीक है, अगर आपको यह जानकारी पसंद आ रही हो तो अपने सभी साथियों के साथ इसे साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें।